Hello everyone, Bachcha Party. My name is Karthikeya Pandey and I have done my BTech from IIT BHU. बच्चों, हम लोग ऑप्टिक्स की सीरीज में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सीखा था कि रे क्या होती है, लाइट से रिलेटेड फिनोमेना, रिफ्लेक्शन चालू किया था। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, उसके बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल 1-2 किए थे। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेक्टोरियल ट्रीटमेंट, उसमें भी हम लोगों ने PYQ किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने देखा था डेविएशन ऑफ रे, मतलब रे के पाथ में जो डेविएशन होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सिंगल सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डुअल सरफेस, 2 सरफेस, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा रोटेशन ऑफ द रेज। ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पाथ रिट्रेसिंग, मतलब रे अपना पाथ रिट्रेस करे, ठीक है, मतलब जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाए। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। और हम इसी कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं और चलिए बढ़िया से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, थोड़ा ध्यान से ये बताइए, मान लीजिए हम चाहते हैं कि पाथ रिट्रेस करें, ठीक है ना, पाथ रिट्रेस करें, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस जाए। क्लियर है, पाथ रिट्रेस करें। तो रिट्रेस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके ऊपर सोच के देखिए कोई रे ऐसे आके फॉल करती है, तो वो रे तो इधर जाएगी, कन्फर्म है। क्या उसने अपना पाथ रिट्रेस किया? क्या वो जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस गई? नो, नॉट एट ऑल, नहीं गई। तो फिर ध्यान से देखो, मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस बार ऐसी है और कोई रे ऐसी है जो कि आकर के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है। याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था नॉर्मल इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट, याद आया क्या? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग कि रे हमारी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है ऑन पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करके दोबारा बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम में, दोबारा बाउंस बैक हो रही है सेम मीडियम में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे गई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट इज 0 डिग्री। बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री। जिस रास्ते से आए उसी रास्ते पे वापस जा रहे हैं। यदि हम किसी भी सरफेस पे कभी भी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करते हैं तो ये हमारा बेसिक सा लॉजिक हो गया। ये बात समझने के लिए कि पाथ रिट्रेस कब होगा, कैसे होगा, याद रखिएगा। आज के बाद क्लियर रहना चाहिए माइंड में। यदि कभी भी आप पाथ रिट्रेस कराना चाहते हैं तो आपकी रे सरफेस के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करनी चाहिए। जो आपके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे रे जा करके परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करनी चाहिए, तब आपको पाथ रिट्रेसिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छे, तो हमको यहां तक तो आइडिया लग गया। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग थोड़े अच्छे केसेस लेते हैं। थोड़ा यहाँ इंपॉर्टेंस अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये हमारे पास 2 मिरर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, सो ये मान लो मिरर नंबर M1 है और ये हमारा दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसका हमने नाम दे दिया मिरर नंबर M2। क्या नाम दे दिया? मिरर नंबर M2। बहुत अच्छे, दिस इज मिरर नंबर M1, दैट वन इज मिरर नंबर M2। ओके बच्चा पार्टी, नाउ सोचिए कि यदि इनके बीच का एंगल है थीटा, कितना है? थीटा, ठीक है। और आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो रे है वो कुछ ऐसे आ रही है, रे इज कमिंग पैरेलल टू द बेस। मिरर नंबर M1 की रे पैरेलल आ रही है, ये जो रे आ रही है ना, दिस इज पैरेलल टू M1, पैरेलल टू M1। क्लियर है, ये आपको बता रखा है कि रे इज कमिंग पैरेलल टू M1। क्वेश्चन ये है कि रे अपना पाथ रिट्रेस करे आफ्टर ध्यान सुनना 2 रिफ्लेक्शंस, आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, आफ्टर 10 रिफ्लेक्शंस, आफ्टर n रिफ्लेक्शंस। मतलब कि आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या हो, जिसके लिए ये रे 2 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, 3 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, 10 बार रिफ्लेक्ट होने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी और n रिफ्लेक्शंस लेने के बाद अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसके लिए आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? आपको बतानी है थीटा की वैल्यू।
क्लियर हुआ क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमें ये समझना होगा पाथ रिट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट फॉर 2 रिफ्लेक्शंस, फिर 3 रिफ्लेक्शन, फिर देख लेंगे अपन, कोई चिंता का विषय। चलिए, तो सबसे पहले अपन लोग ले रहे हैं 2 रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये मान लीजिए हमारा मिरर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर मिरर दैट वी हैव, ठीक है, बहुत अच्छे। एंड लेट अस सपोज एक कोई भी रे ऐसे आकर के स्ट्राइक कर रही है, लाइक अरे यार क्या हो रहा है इसको, हाँ, लेट अस सपोज ऐसे आकर रे फॉल कर रही है इस पर्टिकुलर सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे गई लाइक दिस। हम सब जानते हैं कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद अपना पाथ रिट्रेस तभी करेगी जब यहाँ पे उसने कैसा स्ट्राइक किया हो, परपेंडिकुलरली। यदि वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तभी तो वो अपना पाथ रिट्रेस करके और जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से जा पाएगी। अब ध्यान से देखो, 2 रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस हुआ कि नहीं हुआ? पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। हाँ, बस मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्लेक्शन है, वो ऐसा होना चाहिए कि रे मस्ट फॉल परपेंडिकुलरली, क्योंकि रे यदि परपेंडिकुलरली नहीं फॉल करेगी तो अपना पाथ रिट्रेस कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो यदि हम चाहते हैं कि पाथ रिट्रेस करे तो उसके लिए हमारी मजबूरी, हमारी नेसेसरी कंडीशन, चाहे जो भी बोल दो, वो ये है, रे मस्ट स्ट्राइक परपेंडिकुलरली टू दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा ध्यान देंगे, क्लियरली चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलो देखते क्या होता है। ये एंगल कितना था? थीटा। तो हम सब जानते हैं जब ये दोनों रेस पैरेलल हैं तो माय डियर ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। अब सोच के देखो, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल है, नॉर्मल टू दिस पर्टिकुलर मिरर। तो यदि ये टोटल एंगल 90 है और ये थीटा है तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। हम सब जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, तो उस लॉजिक के हिसाब से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ब्रो सोच के देख, ये टोटल एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बाकी बचा कुछ एंगल यही हो जाएगा आपका थीटा। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे। अब आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट। ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है और ये 90 है। ब्रो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो हम यदि तीनों को ऐड करने जाएं तो थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 90 बचेगा। 90 इज इक्वल टू 2 थीटा। सॉल्व होके हमारा आ चुका है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया माँ कसम। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यदि हम रखेंगे तो रे जो कि पैरेलल आ रही है किसके? M1 के, वो आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाएगी यदि हम कितना थीटा रखें? 45 डिग्री। बहुत अच्छे। तो हमारा पहले वाले का आंसर आ चुका है कि यदि हम चाहते हैं 2 रिफ्लेक्शंस के बाद रे पाथ अपना रिट्रेस करे तो उसके लिए थीटा को कितना रखना चाहिए हमें? 45 डिग्री। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमने एक बढ़िया सा केस सीखा। ओके, चलिए अब अपन इसको आगे बिल्डअप करते हैं। नाउ वी विल गो अहेड एंड वी विल टॉक अबाउट 3 रिफ्लेक्शंस। देखते हैं 3 रिफ्लेक्शंस के लिए यदि पाथ रिट्रेस कराना तो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, मैं जानबूझ के बहुत बड़ा फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए रे ऐसे आई लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी रे आ रही है M1 के पैरेलल, ये M2 है और ये एंगल थीटा है। बहुत अच्छे। ये रे गई यहाँ पे स्ट्राइक की लाइक दिस। ठीक है ना, ध्यान से, ये रे जा रही है, इधर गई, स्ट्राइक कर रही है। पहला रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। अब हम चाहते हैं कि तीसरे रिफ्लेक्शन में रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? ये वाला रे कहीं ना कहीं इस सरफेस से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि जब इस पर्टिकुलर मिरर पे, जो ये मिरर है, इस मिरर पे जब रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि रे जिस पाथ से गई है उसी पाथ से लौट आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर दी है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे। नाउ अब हमको सॉल्व करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा। तो मैंने कहा देख भाई, ये दोनों रेस पैरेलल है, तो यदि ये दोनों रेस पैरेलल है तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि ध्यान से देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज दिस इज थीटा, सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 100% क्लियर हो गया।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो गया थीटा, क्योंकि ब्रो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये बाकी बचा कुछ कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर हुआ क्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें ये थीटा मिल गया, ये थीटा मिल गया, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। नाउ ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं कट करके यहाँ बना ले रहा हूँ ध्यान से, लाइक दिस। ये बीच में नॉर्मल पड़ेगा, ये वाला नॉर्मल, समझ में आया कि नहीं है, ये वाला नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है, बहुत अच्छे। तो उस लॉजिक के हिसाब से ध्यान से, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, ये एंगल कितना है 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, टोटल एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब उस 90 माइनस थीटा में से ध्यान से सोचो, तो ये आधा एंगल है और ये आधा एंगल है, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, और इसी तरह ये वाला भी आधा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों एनर्जी किल करूं, ठीक है। अच्छा, अब चलो मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाली रे ऐसे है, ये नॉर्मल ऐसा है, ये एंगल है 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये एंगल कितना बचेगा, टोटल एंगल 90 है, तो 90 में से 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, 90 में से 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस कर दो, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 90 माइनस, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा बाई 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारा 90 में से 45 चला जाएगा, 45 बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका आ गया 45 प्लस थीटा बाई 2। मतलब मुझे पता चल गया कि ये वाला एंगल हमारा कितना है, 45 प्लस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल हमारा आ चुका है 45 प्लस थीटा बाई 2, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, और ये हमारा ऑलरेडी 90 है। अब हमको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस पे ये एंगल थीटा है, ये एंगल 45 प्लस थीटा बाई 2 है, और ये एंगल 90 है, बहुत अच्छे। तो तीनों का सम क्या होना चाहिए, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए तीनों को ऐड करते हैं, तो थीटा प्लस 90 प्लस 45 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ना सोचो, इस 180 में से 90 चला जाएगा, 90 बचेगा, 90 में से 45 चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है। नाउ थीटा प्लस थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा बाई 2, 2 उधर चला गया, 2 45 90, 90 में से 3 डिवाइड किए, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। हमें समझ में आ गया कि यदि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती तो रे कितने रिफ्लेक्शंस के बाद अपना पाथ रिट्रेस करती, आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। या फिर इसका उल्टा बोलो कि यदि हम चाहते हैं कि रे अपना पाथ रिट्रेस करे आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए हमें थीटा कितना रखना पड़ेगा बेटा, 30 डिग्री। अच्छा एक बात देखो, जो जेई के बच्चे हैं या जो नीट के बच्चे हैं, कोई भी हो, एक बात तो आपको समझ में आना चालू हो गई होगी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बढ़ते जाएंगे, फिगर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिगर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक टाइम के बाद कि हम डायग्राम बना ही नहीं पाएंगे। जब हम 3 के लिए इतना टफ हो जा रहा, तो 5 के लिए कितना टफ हो जाएगा, और माय डियर 10 के लिए तो एकदम वाहियात हो जाएगा। तुम्हें भी समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। सो इस वजह से हमें एक जनरल फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये मैं चाहूँगा कि आप ये पूरी ज्योमेट्री दोबारा एक बार कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यदि करेंगे तो लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही होता है। अभी आपकी चॉइस है, आप नहीं भी करेंगे तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन करेंगे तो लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट होगा होगा जरूर, ठीक है। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन मुझे मिला, क्या मुझे मिला ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना, कि यदि मैं चाहता हूं इधर मैं रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, और इधर मैं थीटा दिखाऊंगा। जब मैं देख रहा हूं कि मेरे को 2 रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी थी तुमने। जब मैं चाहता हूं कि 3 रिफ्लेक्शन हो, तो तुमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी। तो मैंने कहा इनके बेसिस से मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बना लेता हूं कि यदि n रिफ्लेक्शन की बात चाहिए, कितने n रिफ्लेक्शन की बात चाहिए, तो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए π/2n, या फिर और इसको बोल दो 180 डिग्री डिवाइड बाई 2n।
इतना एंगल होना चाहिए यदि एन रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस होना चाहता है तो मैंने कहा कि अरे तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा देख भाई ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक काम कर, यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर, चल देखते हैं आता है नहीं आता है। एन की वैल्यू 2 पुट कर, 2 रिफ्लेक्शन पुट कर, तो 180 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 दैट इज 4, 180 बाई 4 दैट इज 45 डिग्री। आया क्या वही आंसर? यस। नाउ एक काम कर, एन की वैल्यू 3 पुट कर दे, तो क्या आ गया तुम्हारा? ध्यान से देखो, 180 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 दैट इज 6, 18, 6, 3, 30 डिग्री इज द आंसर। देखो वही आया कि नहीं आया? सो अब हमको यदि पूछा जाए कि n इज इक्वल टू 10 रिफ्लेक्शन है मान लो, तो 10 रिफ्लेक्शंस के बाद पाथ रिट्रेस करना चाहिए, उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने कहा देख भाई बहुत सिंपल है, 180 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 दैट इज 9 डिग्री। आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना रखना पड़ेगा? 9 डिग्री रखना पड़ेगा दोनों मिरर्स के बीच का इंक्लिनेशन, तब जा करके आपकी जो रे है वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी, अपना पाथ वापस पाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू 9 डिग्री हो, तब आपका रे आफ्टर 10 रिफ्लेक्शंस अपना पाथ रिट्रेस करेगी। क्लियर हुआ क्या? अब सोचो 3 रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम बनाना कितना टफ था, 9 डिग्री में पहुंचने के लिए कितनी ज़्यादा टफनेस हो जाती। फिर तो यार एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आता तो हम सीधा उसको छोड़ देते, लेकिन क्या हम उसे छोड़ देंगे सीधे? नहीं, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद से हमसे ऐसा क्वेश्चन यदि आया तो हमसे अब बन जाएगा, हमें आइडिया लग चुका है हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। ओके, सो आई होप कि ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो हमने एक और नया कॉन्सेप्ट आज सीख लिया, रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। रे जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस जाना चाहती है, तो उसके लिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कैसा होगा हमने सारा कुछ सीख लिया। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हुए होंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत जगहों पे आ चुका है। मान लीजिए एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, 2 रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, और लेट अस सपोज यहाँ पे एक रे ऐसे फॉल कर रही है लाइक दिस समवेयर एट एंगल थीटा। ठीक है बच्चा पार्टी, एंड द गैपिंग बिटवीन देम इज लेट अस सपोज d एंड द टोटल लेंथ ऑफ द मिरर इज l। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रिफ्लेक्शन हुए होंगे इस पर्टिकुलर सरफेस पे। ठीक है, तो देखो यार इस क्वेश्चन में ना बहुत ज़्यादा मेरा ये मानना है कि डिस्कशन पॉसिबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन पॉसिबल है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूँगा यहाँ पे आपसे। ठीक है, थोड़ा ध्यान सोचिएगा। पहले ये सोचिए कि ये जो रे आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी लाइक दिस। हम सब जानते हैं कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि भाई ये एक ट्राइंगल बन रहा, देखो बन रहा कि नहीं बन रहा, तो इस ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखूँ तो यदि ये लेंथ d है तो ये लेंथ हो जाएगी d tan थीटा। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगी d tan थीटा, तो ये लेंथ हो गई d tan थीटा। क्लियर है क्या? नाउ सेम रे फिर इधर जाएगी, तो फिर इधर एक नया लेंथ d tan थीटा कवर कर देगी, फिर वो सेम रे इधर जाएगी, तो एक तरह से देखा तो फिर एक नया लेंथ d tan थीटा कवर कर देगी। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि d tan थीटा के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बोगीज बनेंगी उतने रिफ्लेक्शन होने चाहिए। मतलब जितनी बार ये d tan थीटा पॉसिबल हो जाए उतने रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा n इज इक्वल्स टू, मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ l अपॉन d tan थीटा। टोटल लेंथ है मान लो 10 मीटर और एक की चौड़ाई है 1 मीटर, तो इस तरह के कितने कट्टे बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। कैसे पता चला? 10 डिवाइड बाई 1 किया ना। या फिर मान लो ये बताओ, सोच के देखो, ये 10 मीटर का लेंथ का रूम है और एक आदमी की चौड़ाई 2 मीटर है, कितने आदमी बैठ पाएंगे? 5 आदमी। कैसे पता चला? 10 बाई 2 करके ना। तो वही चीज़ है कि एक आदमी की चौड़ाई मान लो d tan थीटा है, टोटल रूम की चौड़ाई 10 है या फिर l है, तो उसमें से l में से d बाई tan थीटा को डिवाइड कर दिया, तो l अपॉन d tan थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। इसका मतलब क्या है समझाने की कोशिश करता हूं ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लिया समझो। पहली बात तो कई बार ऐसा हो सकता है कि टोटल लेंथ है मान लो 5.5, ठीक है, l की वैल्यू है मान लो फॉर एग्जांपल 5.5 और d tan थीटा की वैल्यू मान लो आई सॉल्व होकर के 1, तो
5.5/1 करेंगे तो ये तो 5.5 आएगा। अब सोच के देखो, आधा रिफ्लेक्शन कंसीडर होगा क्या? आधा रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज होती है क्या? बोले रे आधे में फंसी हुई है, ऐसा पॉसिबल है क्या? आधा रिफ्लेक्शन नहीं, अरे यार नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फोटोन का कोई शेप कंसीडर नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट नॉट? आधा रिफ्लेक्शन कंसीडरेबल ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेने से क्या हो गया कि जो ये 0.5 है वो उड़ जाता है और हम इसे 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.5 जैसा लिखा है, तो उसका हमने जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो उसको हम 5 बोल देंगे। जो बच्चे नीट के हैं उनको समझाने के लिए, जेई वालों के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। मान लो 3.1 है तो 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3.9 है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ना मतलब पॉइंट के जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको निगलेक्ट कर दो, हटा दो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने +1 क्यों किया है? आपने +1 क्यों किया? ये तो हमें चलो समझ में आ गया, लेकिन आपने +1 क्यों किया है? बेटा +1 इसलिए किया है क्योंकि ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ऑलरेडी रिफ्लेक्शन हो गया है ना, जो कि आपने काउंट नहीं किया। आपकी नजरों में पहला रिफ्लेक्शन कहाँ काउंट कर रहे हो? यहाँ कर रहे हो, लेकिन पहला ही रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो चुका है ना बेटा। तो L/d tan थीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आया वो अच्छी बात है, वो ये वाले नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन दे रहा है, लेकिन +1 करना चाहिए क्योंकि ये वाला रिफ्लेक्शन भी आपका काउंट होगा। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब लगता है जब याद रहे कि ये सॉल्व होकर के एग्जैक्ट इंटीजर ना आए। L/d tan थीटा एग्जैक्ट इंटीजर ना आए। मान लो एग्जैक्ट इंटीजर आ गया, 4 आ गया या 5 आ गया या 3 आ गया, तो फिर +1 मत करिएगा। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो लेंथ है ना वो एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ d tan थीटा है। तो यदि आप यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन 0 पॉइंट समथिंग पे कंसीडर कर रहे हो तो अगला वाला रिफ्लेक्शन 0, मान लो कि 5 मीटर की लेंथ है, पहला रिफ्लेक्शन हुआ तुम्हारा 0.00001 पे, तो पांचवा रिफ्लेक्शन जो वहां पे हो रहा होगा वो होगा 5.00001 पे, लेकिन लेंथ तो 5 की ही है, मतलब वो वाला मिस कर जाएगा, तो फिर +1 नहीं करते। सो दो चीजें याद रखो, यदि सॉल्व करने पे L/d tan थीटा फ्रैक्शन में आ रहा, पॉइंट में आ रहा 5.6 5.7 कुछ भी ऐसा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लो और +1 कर दो। ठीक है, और यदि मान लो कि सॉल्व करने पे L/d tan थीटा एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, जैसे 5 4 6 3 2 1 ब्ला 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 ब्ला, तो उस कंडीशन में आपको +1 करने की जरूरत नहीं है, आपका वही आंसर हो जाएगा। L/d tan थीटा ही आपका आंसर हो जाएगा। तो बिना घबराए हुए, बिना डरे हुए आपको ये आंसर निकालना आना चाहिए। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैं दिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन आया हुआ है कहीं, तो मैंने देखा था कहीं, तो वो क्वेश्चन था, मैंने देखा था, तो मैं वो क्वेश्चन आपको दिए दे रहा हूँ एग्जैक्टली। हाँ, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द मिरर लेंथ इज लाइक दिस। इतना डिटेल में बेटा तो बुक्स में भी नहीं मिलेगा जितना डिटेल में मैं करा रहा हूँ। तुम कहीं भी मटेरियल कर रहे हो इतना डिटेल में नहीं मिलता। जनरली मेरे गुरुजी ने, मेरे जो टीचर थे उन्होंने इतना डिटेल में कराया था, इस वजह से मेरे को इतना डिटेल में थोड़ा बहुत आता है। ठीक है ना, जनरली लोग इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। ये लेंथ दे रखा है 2√3 मीटर। ये लेंथ कितनी दे रखा है बेटा? 2√3 मीटर। ठीक है, और ये गैपिंग कितनी दे रखा है? 0.2 मीटर। ठीक है, और रे यहाँ पे आकर के ऐसे फॉल कर रही है लाइक दिस एट एंगल 30 डिग्री। ठीक है, रे इज फॉलिंग लाइक दिस एट एंगल 30 डिग्री। अब आपसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है कितने होंगे, और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है 28, ऑप्शन बी दिया है 30, ऑप्शन सी दिया है 32, ऑप्शन डी दिया है 34। ठीक है, चलो भाई लोग, तो हम सब समझ रहे हैं कि रे आई है और ऐसे जाएगी लाइक दिस। तो ये कहीं ना कहीं ये लेंथ यदि निकाल लें तो इस टोटल लेंथ में से डिवाइड करके नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पता कर सकते हैं आसानी से। तो हमने कहा चलो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या हमें? बहुत अच्छे, यस वी कैन ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये लेंथ है 0.2, तो ये लेंथ हो जाएगी 0.2 tan 30। तो जब इसको लिखेंगे 0.2 tan 30 तो कितना जाएगा? 0.2 × 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। बहुत अच्छे, तो ये लेंथ आ गया हमारा। चलो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? L/d tan थीटा, यही पढ़ाया था ना, L/d tan थीटा। तो चलो पुट करते हैं, देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो पहले L/d tan थीटा निकाल लो। तो L की वैल्यू कितनी है? 2√3 अपॉन 0.2 × 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा
2 इंटू 3, क्योंकि √3 है ना, अपॉन 0.2, एक 0.2 से कैंसिल हुआ तो ये 10 आ गया, 10 3 जा 30, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, +1 करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, +1 करने की जरूरत कोई नीड दूर तक भी नहीं है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, 30 इज द करेक्ट आंसर। आपको अलग से कुछ भी +1 या ऐसा कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं है। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा, समझा, एंड आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा। देखो मैंने +1 क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि यदि ये एग्जैक्ट इंटीजर आ जाए, L/D tan थीटा एग्जैक्ट इंटीजर आए, 5 4 6 10 20 2000 4000 ऐसा, तो फिर +1 नहीं करेंगे। और यदि ऐसा आया 2.5 तो 0.5 को हटा देंगे और +1 लिख देंगे, दैट इज 3। या फिर मान लो आया 4.7 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 0.7 उड़ गया, +1। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो आया 9.2 तो 2 उड़ गया पॉइंट का, 9 बचा, +1 दैट इज 10 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे एग्जैक्ट इंटीजर आया, तो इसीलिए बिना किसी चिंता के मैंने समझ लिया कि हमें क्या करना था। क्या हमें कुछ आइडिया लगा हाउ थिंग्स आर हैपनिंग? ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आता है तो वो भी हम डील कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक और नया वेरिएशन सीख लिया नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का। हमने ऑलरेडी पाथ रिट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया है और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन का भी सीख लिया है। आप एक चीज़ देखो कि हम लोग बहुत फास्ट कम समय में ज़्यादा कंटेंट कवर करते हैं। आप अपनी एक बार नोट्स पलट के देखिएगा, अभी मात्र 3 से 4 लेक्चर हुए हैं, मतलब ये 4th लेक्चर है, उतने में ही आपका अच्छा खासा नोट्स बन गया होगा। ठीक है ना? अभी सोच के देखो कि इसमें कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स आने बाकी हैं, तो दैट सोच कि कितना सारा कंटेंट हमारा ऑप्टिक्स में कवर हो जाएगा। ओके, चलिए बाय द वे अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है? अब हम बातें करेंगे इमेज के बारे में, अब हम बातें करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए एक एक करके ध्यान देते हैं, अच्छे से ध्यान देते हैं, क्लियरली ध्यान देते हैं और बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? क्योंकि अब एक्चुअल में स्टार्ट होने वाला है प्लेन मिरर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेन मिरर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को चाहता तो दे सकता था यहाँ पे, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस आपको बाद में भी दे सकता हूँ, कोई बड़ी डील नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कसम से आपको बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए एक लाइन लिख लीजिए कॉपी में, ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, मतलब ये मानिए कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग रेज पे जो रेज आकर के टकरा रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से आई होंगी। तो जो सोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कि एक मिरर है मान लो फॉर एग्जांपल, और ये रेज यहाँ से निकल के आ रही है लाइक दिस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सोर्स है। क्लियर हुआ क्या? सो दिस सोर्स इज नोन एज ऑब्जेक्ट। इसी सोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट नाम देते हैं। तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्ट इज दी, ऐसे लिखिएगा प्रॉपर तरीके से, ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज। अब वो रियल सोर्स है, वर्चुअल सोर्स है, क्या है, कैसा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट इज द सोर्स ऑफ रेज। बहुत अच्छे, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गया, मतलब इंसिडेंट रेज बहुत अच्छे क्लियर हो गया। नाउ इमेज का मतलब क्या है? इमेज का मतलब हमारी नजरों में बस इतना है, इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसे लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, या फिर ऐसा बोल दीजिए इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो आज के बाद से हम ये बात बोलेंगे, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू
रिफ्लेक्टेड रेज, बहुत अच्छे रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई अच्छे से कि यदि तुम ऑब्जेक्ट बोलोगे तो मैं इंसिडेंट रेज की तरफ देखूंगा, यदि तुम इमेज बोलोगे तो मैं रिफ्लेक्टेड रेज की तरफ देखूंगा। क्लियर हुआ क्या? ये बात अपने माइंड में रख लीजिए। यदि ऑब्जेक्ट की बातें हो रही हैं मतलब इंसिडेंट रे के बारे में बातें की जा रही हैं, यदि इमेज के बारे में बातें हो रही हैं मतलब रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बातें हो रही हैं, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट वो सोर्स है जहाँ से इंसिडेंट रेज निकलती हैं, और इमेज वो डेस्टिनेशन है, या फिर इमेज वो पॉइंट है, या इमेज वो पर्टिकुलर आकृति है, या इमेज वो पर्टिकुलर लैमिना और कर्व है जो कि फॉर्म होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन की वजह से जो लैमिना या शेप फॉर्म होता है दैट इज नोन एज इमेज। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे। ना चलो भाई लोग, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्लासिफिकेशन। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लैश इमेज। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब नोट्स बनाते हैं ना तो जो मैं डिफिनीशंस बोलता हूँ उनको प्रॉपरली लिखा करिए, क्योंकि बिना आप लिखे जब तक डिफिनीशन को अच्छे से नहीं लिखेंगे इट्स डैम श्योर कि आपको उतना अच्छा एग्जाम हॉल में नहीं होने वाला जो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। सो जब कभी भी आप नोट्स बनाते हैं तो प्रॉपर हर डिफिनीशन हर चीज़ डिटेल में मेंशन किया करिए, लिखा करिए। ठीक है ना? चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज based on nature। बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट और इमेज का क्लासिफिकेशन। हम लोग सबसे पहला क्लासिफिकेशन ले रहे हैं बेस्ड ऑन नेचर। ठीक है, ये क्या होता है तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट स्लैश इमेज को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है ना विनोद, क्या कहना चाह रहे हो? तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लीज पूरा फोकस। जब मान लीजिए आपका कुछ ऐसा केस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मान लीजिए, ध्यान से देखिए, तो रेज रियलिटी में निकल के आ रही हैं, रियलिटी में रेज निकल करके आ रही हैं उस पर्टिकुलर सोर्स से। रेज आर कमिंग इन रियलिटी। ठीक है ना, रियल में एक्चुअल में कोई ना कोई वहां पे एक सोर्स है। रियल सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉसिबल, रियल सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज इज विजिबल। जैसे मैं या कोई भी चीज ऐसी जिससे कि रियल में रेज निकल करके जाए, मतलब रिफ्लेक्ट होकर के मेरे थ्रू जो जा रही हैं, तो दिस इज नोन एज रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे किसी भी केस को हम लोग बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि ध्यान से देखो तो जो आपकी जो इंसिडेंट रेज है इनका रियल इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, रियल में आपको सोर्स पॉइंट दिख रहा है, रियल में आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस पॉइंट से उन रेज का उद्गम हो रहा है, जन्म हो रहा है। सो रियल में यदि हो रहा है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएंगी लाइक दिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज विल गो लाइक दिस। अब यदि सोच के देखो, ये रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, क्या ये भविष्य में कभी भी मिल पाएंगी? क्या इनका भविष्य में कभी मिलन हो पाएगा? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज रेज आर स्प्रेडिंग आउटवर्ड, सो इट्स डैम श्योर दे विल नॉट मीट। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो कभी भविष्य में मिले। तो जब वो भविष्य में कभी भी नहीं मिलेंगी तो ध्यान से देखो, तो क्या मैं उन रेज को पीछे, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या इन्हें मैं पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ और ऐसा महसूस कर सकता हूँ क्या, ऐसा महसूस कर सकता हूं क्या कि जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं? मतलब ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, यहां पे क्या था, ये रियल इंटरसेक्शन था। यहां पे ये कैसा इंटरसेक्शन है? मैंने माना है, हाइपोथेटिकली वर्चुअली ऐसा माना है कि ये रेज आगे तो मिलने से रही, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहां मिली होंगी? यहां मिली होंगी। यदि ये मिरर ना होता तो वो रेज यहां मिलती, हम ऐसा मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कैसा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन है। कैसा है रे? वर्चुअल इंटरसेक्शन है। तो जब इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज वर्चुअल, तो जो इमेज फॉर्म हुई होगी उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। क्लियर हुआ क्या?
तो मुझे एक बात समझ में आ गई अच्छी से आज के बाद से, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर जब भी आएगा उस केस में यदि आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, रियल ऑब्जेक्ट, तो आपको वर्चुअल इमेज ही देखने को मिलेगी। मैंने प्लेन मिरर वर्ड यूज किया है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑलवेज ऐसा होता है। आगे चल के आप लोग स्फेरिकल मिरर्स देखोगे, वहां पे रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज भी आ जाएगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज कैन बी ऑब्जर्व्ड देयर। बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर आई एम डैम श्योर कि यदि आपके पास रियल ऑब्जेक्ट है, यू आर गोइंग टू गेट वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, क्या मैं यहाँ पे एक्चुअल में कोई स्क्रीन लगा सकता था? ये तो मिरर के अंदर हम महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं रहा। रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, वो तो हम महसूस कर रहे हैं कि ऐसा इंटरसेक्शन हुआ होगा। वी एज्यूम, तो जो चीज रियल में नहीं है, क्या हम उसे रियल में किसी स्क्रीन के ऊपर पा सकते हैं क्या? क्या यदि मैं वहां पे एक पर्दा लगा दूं तो क्या उसके ऊपर रियल में हमें इंटरसेक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे पर्दा लगाइए कहां पे? मिरर के अंदर घुस के पर्दा लगाइएगा क्या? तो माय डियर, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। जो आप लोग 9th-10th में वर्ड सुनते थे कि वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या था? अभी आपको समझ में आया होगा कि उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि ये रेस का जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअल में रियल में हुआ ही नहीं है। ये तो हमारा एजम्पशन है, ये तो हमने ऐसा माना है, जस्ट वी हैव एज्यूम्ड कि ये दोनों रेस पीछे कहीं मिली होंगी जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो जो चीज़ मानी गई है वो रियल में हो ही नहीं रही, तो ऑब्वियस सी बात है कोई स्क्रीन वहाँ नहीं लगा सकते, और वहाँ स्क्रीन नहीं लगा सकते, उसके ऊपर इमेज नहीं आ सकती। ये एक तरह से निशानी होती है पहचानने की, किसकी? रियल इमेज की। तो आज की बात, ये बात ध्यान रखिएगा कि रियल इमेज कभी भी, सॉरी, ये निशानी होती है वर्चुअल इमेज की। कभी भी वर्चुअल इमेज एक्चुअल रियल स्क्रीन में हमें देखने को नहीं मिल सकती। वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं हो सकती, ये बात तो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे, तो हमें समझ में आ गया रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज मिलेगा। अच्छा, अब सोचो, फिर से मान लो मैंने एक ऐसा मिरर ले लिया, ठीक है, और इस बार मान लीजिए रेज कुछ ऐसे आ रहे हैं, कहीं दूर से रेज ऐसे आ रही लाइक दिस, ठीक है, और ध्यान से देखो ये रेज आ रही हैं, ये हमारी इंसिडेंट रेज हैं। क्या इनका पीछे कहीं मीटिंग पॉसिबल हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, नॉट पॉसिबल। जब ये स्प्रेड होकर के ऐसे आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से और दूर रही होंगी, तो इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यदि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है इंसिडेंट रेज का, तो क्या मैं इन इंसिडेंट रेज को थोड़ा आगे बढ़ा करके मिला सकता हूँ? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इन इंसिडेंट रेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा सोर्स है, दिस इज द सोर्स। लेकिन क्या ये एक्चुअल में सोर्स है? ये तो मेरा एजम्पशन है, ये तो मैंने अपने मन से माना है कि लेट अस सपोज देयर इज सम सोर्स जहाँ पे कि इंसिडेंट रेज का मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे कि इंसिडेंट रेज मीट कर रही हैं, ये तो मैं मान रहा हूँ अपने मन से। तो मानी गई चीज़ रियल नहीं होती है, दैट इज वर्चुअल, हाइपोथेटिकल। तो इस केस में इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन वर्चुअल है, जिस वजह से वर्चुअल इंटरसेक्शन है, जिस वजह से हम बोलेंगे इन दिस केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज देयर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना। अब सोचता हूं कि क्या होगा, ये रेज जो आई हैं ऐसे, अब रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएंगी लाइक दिस, और यहाँ पे कहीं पे मिलेंगी। सो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके लिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। बहुत अच्छे, मजेदार बात देखो ना, पिछली बार जो ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज फॉर्म हुई थी वो रियल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ था रेज का, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट कर रही हैं, रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है, रियल में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ओ माय गॉड, मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस बार जो इमेज का फॉर्मेशन है वो रियल में हुआ है। दिस टाइम इंटरसेक्शन इज रियल। तो यदि इंटरसेक्शन रियल है तो इमेज विल बी रियल, रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। हाँ, अब यदि इस बार तुमको यदि चाहिए तो तुम यहाँ पे स्क्रीन लगा दो, कोई पर्दा लगा दो, तो उसके ऊपर आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा और आपको रियल इमेज फॉर्म होती हुई दिख जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन पिछली बार आप पर्दा कैसे लगाते हैं? यहाँ पे मिरर के अंदर घुस के। इस बार तो लगा सकते हैं क्योंकि बाहर रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो हमें एक बात और पता चली कि यदि कभी भी प्लेन मिरर ही है, तो यदि आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रियल इमेज देखने को मिलेगी। क्या ये बात समझ में आया? सो
रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज मिलेगी। फिर से रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रियल इमेज मिलेगी। मतलब जस्ट उल्टा होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर ओनली आई एम सेइंग। ये जितनी भी बातें मैंने करी है ये मात्र किसके केस में बात करी है, प्लेन मिरर के केस में। और किसी मिरर में ऐसा वैलिड होगा या नहीं होगा आई कैन नॉट से। तो हमको एक बेसिक तो समझ में आ गया, हमें एक बेसिक आइडिया लग गया हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन देख लिया बेस्ड ऑन नेचर कि रियल में इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगला क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन डायमेंशंस, बेस्ड ऑन डायमेंशंस। क्लियर है, पहला क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन नेचर, अब दूसरा है बेस्ड ऑन डायमेंशंस। क्लियर है, बेस्ड ऑन डायमेंशंस, ठीक है, बहुत अच्छे। ना ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन डायमेंशन दो तरीके से हम इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ऑलवेज। एक तो होता है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट इमेज, और होता है दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इमेज का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड इमेज का मतलब क्या हुआ। तो उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई नहीं आई। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, देखने के लिए तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बहुत ज़्यादा हाइट है, ठीक है, या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत ज़्यादा हाइट है, लेकिन यदि मैं उसको मून से ऑब्जर्व करूँ, मून के ऊपर जाके बैठ जाऊँ और फिर ऑब्जर्व करूँ, तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, एक चींटी की तरह दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, वहीं पे एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसको मैं एकदम इतने पास से देख रहा हूँ, चींटी है लेकिन एकदम इतने पास से देख रहा हूँ। क्या वो चींटी मुझे एकदम छोटी दिखाई देगी? नहीं, बल्कि वो मुझे बड़ी दिखाई देगी। देख रहे हो आप एक चीज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की जैसे डायमेंशंस चींटी की तरह दिखाई दे रहे हैं ज्यादा दूर से देखने पे, और चींटी बड़ी दिखाई दे रही है एकदम पास से देखने पे। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। यदि ज्यादा दूर से ऑब्जर्व करोगे तो चीजें पॉइंट शेप की बन जाती हैं, और यदि एकदम पास से ऑब्जर्व करोगे तो चीजों का एक्सटेंडेड वर्जन, प्रॉपर बड़ा साइज दिखाई देखने को मिलता है। मतलब मुझे एक बात समझ में आई यहां से कि यदि कभी भी ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट और मिरर की ये बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस लार्ज है, क्या है? लार्ज है, वेरी लार्ज है, इन कंपैरिजन टू द डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो आई डोंट केयर, लेकिन ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के कंपैरिजन में यदि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम बढ़िया से लिखेंगे, ये पूरा लिखने के बाद ऐसे एक हेडिंग डालेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक लाइन लिखेंगे, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूँ, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट whenever its dimensions are negligible in comparison to the distance between object and mirror. An object is treated as a point object whenever its dimensions are negligible in comparison to the distance between object एंड मिरर। क्लियर है? तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर है? अब क्योंकि जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी पॉइंट से इसका ही बनेगा, तो पॉइंट इमेज बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छे। अब मुद्दा ये आता है कि सर हमने जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ा है ये कुछ मतलब इंपॉर्टेंस पजेस करता है क्या? तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, किसी बच्चे का नीट या जेईई में सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड कर सकता है कि उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पता है या नहीं पता है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम प्लेन मिरर की बातें करने वाले। फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा देखते हैं। मान लीजिए ये मिरर है, तो आज के बाद याद रखिएगा कभी भी, ये मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
तो हम सब जानते हैं यहाँ से निकलने वाली रेज ऐसे जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएंगी। जब इनको हम पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छे, हमें इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। नाउ मज़ेदार बातें करते, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। पॉइंट ऑब्जेक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस मान लो y है, तो ऑलवेज याद रखिएगा x विल ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू y। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छे से कहीं पे लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? x और y बराबर होंगे। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जितना होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी मिरर से। मतलब ये कहने का है कि यदि मैं किसी प्लेन मिरर के सामने ऐसे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज बनेगी वो मिरर से 10 मीटर अंदर बनेगी। क्लियर हुआ क्या? जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब कई लोगों को लगेगा अरे यार तुम तो काट रहे हो, ये सब तुम बचपन से सीखते आए, हम सब बचपन से बनता है। अबे इसके दम पे मैं तुम्हें पूरा प्लेन मिरर खत्म करके दिखाऊंगा, एडवांस नीट इन सब के स्टैंडर्ड का। तो माय डियर इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे मिरर से उतना ही दूरी पे इमेज बनेगी मिरर से। ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट की पहली प्रॉपर्टी P1। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट, ध्यान से। ये मान लो ऑब्जेक्ट है O और ये इमेज है I और ये मिरर है मान लो M और ये लाइन N है, मिरर MN है। ठीक है ना? तो ऑलवेज एक बात ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए O और I को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, O और I को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है OI, तो ये OI ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी MN के। ऑलवेज OI परपेंडिकुलर होगी MN के। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? अभी लिख लीजिएगा, समझाऊंगा अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये होगा कि OI लाइन जो है दैट विल ऑलवेज कम आउट टू बी परपेंडिकुलर टू MN। OI लाइन जो है वो MN के परपेंडिकुलर रहेगी। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 था। अब इनका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो कहीं पे ये मिरर है, ठीक है, और इस मिरर के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? लाइक दिस। ये जितनी दूरी पे होगा, मान लो ये x है तो ये भी x की दूरी पे यहाँ पे इमेज बन जाएगा। पक्का वाला? क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? 100%। वीडियो को पॉज करो, एक बार देख लो अच्छे से। बाय द वे ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर नहीं है मिरर के। सो एक्चुअल में इसकी इमेज कहाँ बनेगी माय डियर? इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड समवेयर हियर। इफ दिस डिस्टेंस इज x देन दिस विल ऑल्सो बी x। ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर के। क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए मिरर के। ठीक है, सो दिस इज द इमेज, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज। ऑलवेज इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ऑलवेज मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यदि मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है तो वो आपका इमेज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। और यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सारे कॉपी में होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखो। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब सोचो, कई लोग सोचेंगे भाई ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने है ही नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। मैंने कहा रुक बे, थोड़ा ध्यान से। ये वाली रह गई ऐसे चली गई, ये वाली रह गई ऐसे चली गई। अब यदि इन दोनों रेस को मैं पीछे एक्सटेंड कराऊं लाइक दिस, तो ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा लाइक दिस। ठीक है, यदि मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो ये दोनों रेज यहाँ पे आके मिल रही लाइक दिस। वो थोड़ा समझ जाओ, ये वाली जो रे है ना, लो भाई, ठीक है, ये वाली रे पीछे एक्सटेंड किया और ये वाली रे पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ मिला। ध्यान से देखो, सो दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन। रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मज़ेदार चीज़ देखो, भले ये मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। कैसे? मिरर के प्लेन के सामने है, मिरर के प्लेन के सामने है। बहुत अच्छे, ध्यान से देखो तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज बन रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ध्यान से देखो तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो अभी भी मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दोनों बातें फुलफिल हुई कि नहीं हुई? ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो मिरर प्लेन के परपेंडिकुलर है,
पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है मिरर से। क्लियर हुआ क्या? सो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला आता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या आता है बच्चा पार्टी? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में समझेंगे कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे डिफरेंट केसेस में। बाय द वे, मैं आज की क्लास में बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज समझ ली है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए पेड़ पौधा बना लेना है यहाँ पे, मेक श्योर पेड़ पौधा बन जाना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, तो पेड़ पौधा बना लोगे तो इंपॉर्टेंस इनकी साबित हो जाएगी। फिर जो डिफिनेशन लिखवाई थी, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, देन ओनली वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। लिख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट इज रियल। Virtual intersection of reflected rays is visible, that's why image is virtual. Virtual intersection of incident rays is visible, that's why object is virtual. Real intersection of reflected rays is visible, that's why image is real. कौन स्क्रीन में मिलेगा, कौन स्क्रीन में नहीं मिलेगा, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी। फिर उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? उसके पहले हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, ये तो देख ही लिया। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आज देख लिया हम लोगों ने बहुत अच्छे से। ठीक है, उसके बाद उसके पहले हम लोगों ने पाथ रिट्रेसिंग देखी थी। सोच के देखो एक क्लास में कितना कंटेंट अपन लोग कवर कर रहे हैं। यदि ऐसे ही अपन लोग बढ़ते रहे तो बहुत जल्द अपन बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके अच्छे नोट्स बनाइए और ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी थोड़ा शेयर किया करिए प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।